अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा जो टॉपिक है वो है तो हमने जो सेक्शन पढ़े थे 26 तक। आज हम पढ़ेंगे 27, 28 को स्किप करेंगे, 29 और 30 सेक्शन। सही। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमने क्या पढ़ा था इन सेक्शन 26 एंड 24, 5 एंड 26। किसी को याद है तो मुझे बताए कि हमने 25 और 26 में क्या पढ़ा था। जी स्टूडेंट्स। मैम पिछली दफा हमने पढ़ा था बेसिकली कि जो जनरल क्लॉजेज एक्ट है वो दूसरे एक्ट्स के साथ जो है हमने उसके सॉर्ट ऑफ इंटर रिलेशनशिप पढ़ी थी। मिसाल के तौर पे हमने पढ़ा था रिगार्डिंग द लेवी ऑफ फाइन्स के जनरल क्लॉजेज एक्ट ने एक बेसलाइन ड्रॉ कर दी थी, एक जनरल रूल लेट डाउन कर दिया था कि सेक्शन 63 टू 70 ऑफ सीआरपीसी जो हैं उनके मुताबिक ही सारे जो फाइन्स वगैरह की कलेक्शन और उसका प्रोसीजर जो है वो फॉलो किया जाएगा, अनलेस एंड अनटिल किसी और स्पेसिफिक एक्ट की कोई स्पेसिफिक प्रोविजन है जिसने कोई और जो है वो स्पेशल प्रोसीजर ले डाउन किया है। तो फिर उसके बाद जो है हमने ये भी देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह के अंदर जो बाकी सारे प्रोसीजर्स ले डाउन किए गए हैं वो भी उसी तरह जो है वो फॉलो किए जाएंगे। सही। अच्छा, और 26 में डबल जेपर्डी का था। ठीक है, जो जितने भी वो बंदे हैं कि वो ट्वाइस ही पनिश नहीं किया जा सकते इफ दे कमिट एनी क्राइम। और आज हम लोग देखेंगे कि सेक्शन 27, सेक्शन 27 क्या कह रहा है। हम अपने प्रेरक अपने साथ सामने खोल लें। मीनिंग ऑफ सर्विस बाय पोस्ट। मीनिंग ऑफ सर्विस बाय पोस्ट का मतलब ये होता है कि तो सर्विस बाय पोस्ट जो है वो कैसे होगी। सेक्शन 27 में कहा गया है where any legislation or regulation requires any document to be served by post, then unless a different intention appears, the service shall be deemed to be affected by. If any authority or regulation or legislation authority want to serve any notice to a person, want to but different intention appears, the service shall be deemed to be affected by it. Number one पे है properly addressing, prepaying and posting by registered post. अच्छा, यहाँ पर ये बताया गया कि कोई भी अथॉरिटी अगर जो है वो कोई नोटिस वगैरह सर्व करना चाहती है या कोई भी चीज को सर्व करना है जो रिलेटेड है लेजिस्लेशन से या रेगुलेशन से, तो वो तीन चीजों को ध्यान में रखेगी। तो वो तीन चीजें क्या है। नंबर वन पे है प्रॉपरली एड्रेसिंग। ये सबसे पहले जो है वो एड्रेस बिल्कुल करेक्ट होगा और वो अच्छे तरीके से एड्रेस लिखेंगे उसके ऊपर। प्रीपेइंग, प्रीपेइंग ये नहीं होगा कि आप अगर किसी को भेज रहे तो अगला उसके पैसे पे करेगा। नहीं, अगर आपने कुछ चीज सर्व करवानी है तो पैसे भी आप ही इसके पे करे होंगे और कोई नहीं पे कर रहा होगा। ठीक है जी। और थर्ड पे है कि पोस्टिंग बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। तो कोई भी रजिस्टर्ड पोस्ट है, जैसे हमारा वो है जो डाक का निजाम है, पीसीएस करवाते हैं, कुछ भी करवाते हैं तो वो रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए है। अच्छा, वो हम रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए करवाएंगे और हमारे पास उसका रिकॉर्ड होगा कि हमने अगर कोई सामान भेजा है या कुछ भी हमने सर्व किया है, सर्विस बाय पोस्ट की है, तो हमारे पास उसका रिकॉर्ड होगा। उसके बाद क्या, लेटर कंटेनिंग द डॉक्यूमेंट to have been effective at time at which the letter would be delivered in the ordinary course of post. A letter containing the document to have been effected at the time at which the letter would be delivered onto the ordinary course of post. अच्छा, इसमें अब ये क्या है कि जो टाइम उसका अफेक्ट कब होगा, अगर आपने इसको बाय पोस्ट भेज दिया है तो अब उसका तो टाइम अफेक्ट होगा ना। ओके, जब ये समझा जाएगा कि जी उसको पोस्ट हमने कर दिया है और उसकी टाइम लिमिट जो है वो स्टार्ट हो, वो किस तरह से होगा। जैसे मैंने एक लेटर भेजना है सरगोदा से लाहौर तक, मुझे लगता है कि 2 से 3 दिन वो लगेंगे उसकी सर्विस में, ये 4 दिन लग जाएंगे। तो मैं 4 दिन बाद ये अज्यूम करूंगी कि 4 दिन बाद जो वो लेटर है वो जो मैंने सर्विस पे पोस्ट किया है वो इफेक्ट हो गया है, उसको वो इफेक्टेड हो गया, चाहे उसको नहीं भी मिला। लेकिन मैंने जो सर्विंग अथॉरिटी होती है जिसने सर्व करवाया होता है, वो यही समझेगा कि ठीक है, हमने तो अपनी ड्यूटी पूरी कर दी क्योंकि हमने उसको प्रॉपरली एड्रेस भी किया है, उसके ऊपर हमने उसको प्रीपे भी किया है और पोस्टिंग बाय रजिस्टर्ड पोस्ट की है, तो वो जो है वो इफेक्ट हो गया उसका। अगर कोई, जैसे मैंने यहाँ से कराची भेजना, मुझे लगता है कि 10 से 15 दिन लगेगी, तो मैं 10 से 15 दिन के बाद अज्यूम कर लूंगी तो उसको वो नोटिस सर्व हो गया है और उसकी जो टाइम लिमिट है वो स्टार्ट होगी।
सेक्शन 29। अब 28 को हमने स्किप किया है और 29 पर हम आ गए, सेविंग फॉर प्रीवियस इनेक्टमेंट्स, रूल्स एंड बाय लॉज सेक्शन 29। कि जब सेक्शन 29 के अकॉर्डिंगली हम रूल्स एंड बाय लॉज की हम सेविंग कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 29 द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, द जनरल क्लॉजेस एक्ट, द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, द जनरल, यानी कि जो प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट जहां पर आया, दिस एक्ट मींस इट्स अ जनरल क्लॉजेस एक्ट, द जनरल क्लॉजेस एक्ट। तो ये हम ये अज्यूम करेंगे, जनरल क्लॉजेस, अज्यूम नहीं, अंडरस्टैंड अंडरस्टूड की बात है कि जब हम द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट की बात करें तो जनरल क्लॉजेस एक्ट की बात कर रहा है। रिस्पेक्टिंग द कंस्ट्रक्शन, रिस्पेक्टिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्ट रेगुलेशन। अच्छा, रिस्पेक्टिंग द कंस्ट्रक्शन यहाँ पर क्या किससे मुराद आएगा? फॉर एग्जांपल हम सेक्शन 5 टू 13 हमने जो पढ़े थे, 5 से लेके 13 तक जो हमने सेक्शन पढ़े थे वो जनरल प्रोविजंस ऑफ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड थे। हमने उसको देखना है कि जनरल प्रोविजंस ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है उससे रिलेटेड जो एक्ट्स हैं, रेगुलेशंस हैं, रूल्स और बाय लॉज मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, जो रूल्स बाय लॉज इसके बाद बने हैं, शेल नॉट अफेक्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी एक्ट, रेगुलेशन, रूल और बाय लॉ, कि इस एक्ट के बाद उसको इफेक्ट नहीं करेंगे, वो जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगे। जो रूल्स उससे पहले बन गए ना 1897 से, उन रूल्स को ऐसे ही चलते रहने दिया जाएगा जैसे कि वो चल रहे हैं। इस कॉन्टिन्यूड नहीं, और ये बात अप्लाइड नहीं है क्योंकि वो इतने अरसे से चलते आ रहे हैं, तो वो अगेंस्ट द लीगल लैंग्वेज और लॉ के अगेंस्ट भी होगा कि आप एक 200 साल से जो चलता आ रहा है सिलसिला उसको आप एकदम से ही जो है वो ओवरटर्न कर दें। तो जी ये तो बिल्कुल। बात अंडरस्टूड है पहले। जी मैम ये बात तो अंडरस्टूड ही नहीं है पहले से कि एक चीज़ जो चलती आ रही है, तो लॉ का एक बड़ा बेसिक प्रिंसिपल है कि आप उसको, जो चीज़ चलती आ रही है उसको आप चेंज या इंटरफेयर नहीं करते। जी बिल्कुल ऐसे ही कि इसको इंटरफेयर नहीं करेंगे। इट्स कंटिन्यूड अमेंडेड बाय एक्ट, रेगुलेशन, रूल बाय लॉ मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। यही कि उस एक्ट के बाद उसको हम नहीं छेड़ेंगे जो पहले से चला आ रहा है, ठीक है? उसके बाद आने वाले जो एक्ट्स हैं उनके ऊपर ये इफेक्ट होगा उसका, इस उसको हम रखे, उसके सामने रख के फिर हम अमेंडमेंट करेंगे जनरल क्लॉजेस एक्ट। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट, ऑर्डिनेंसेस। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ एक्ट जहां पर आ गया वहां पर द जनरल क्लॉजेस एक्ट है, ऑर्डिनेंसेस है। ऑर्डिनेंसेस क्या होता है? ऑर्डर बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी, बाय द अथॉरिटेटिव बॉडी, और लाइक गवर्नर जनरल, प्रेसिडेंट, ये सब क्या कर सकते हैं? दे कैन पास ऑर्डिनेंस फॉर द 90 डेज, वो ऑर्डिनेंस को 90 डेज के लिए पास कर सकते हैं। इन दिस एक्ट एक्सप्रेशन सेंट्रल एक्ट wherever it occurs except in section 5 and the word act is in clauses 9, 13, 25, 40, 43, 53 and 54 of section 3 and 25। अच्छा, यहाँ पर ये लिखा गया है कि जो एक्सप्रेशन है ना सेंट्रल एक्ट, इनको छोड़ के, अच्छा ये जो लिस्ट है ना हम इसको बोलेंगे नेगेटिव, नेगेटिव लिस्ट। This list is called negative list. The negative list consists of section 5, section 5, uh, section 3 की जो सब clauses है 9, 13, 25, 40, 43, 53 and 54 and 25। अब 25 किससे था? रिलेटेड रिकवरी ऑफ पेनल्टी से रिलेटेड था, ठीक है? इस सेक्शन में जहां पर भी सेंट्रल एक्ट का लफ्ज वर्ड यूज होगा तो इसमें उसमें ऑर्डिनेंसेस भी शामिल है। इस नेगेटिव लिस्ट को निकाल के, सही, इस नेगेटिव लिस्ट को निकाल के बाकी जितने भी जो जहां पर भी सेंट्रल एक्ट का वर्ड यूज हुआ है वहां पर जो क्या यूज होगा, वहां पर वो ऑर्डिनेंसेस को इंक्लूड किया जाएगा, वहां पर क्या किया जाएगा? ऑर्डिनेंसेस को भी इंक्लूड किया जाएगा, सिर्फ इस नेगेटिव लिस्ट को निकाल। अच्छा, अब क्योंकि ये पुराना है, अंडर सेक्शन 23 ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और सेक्शन 74 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1915, और इन सेक्शंस में भी जो सेंट्रल एक्ट का वर्ड यूज हुआ है ना, वो भी एक नेगेटिव लिस्ट में फॉल कर रहा है, सही। अच्छा, ये तो थे हमारे सेक्शंस यानी कि मैंने जो रिमेनिंग सेक्शन रह गए थे वो मैंने आज आप लोग करवा दिया। अच्छा, अब हम लोग जो मिसलेनियस सेक्शंस थे ना 25 से 30 तक, हम उनको थोड़ा सा उसको ओवरव्यू कर लेते हैं। 25 रिलेटेड था फाइन से, रिकवरी ऑफ फाइन से, जो कि हमने करनी थी सीपीसी और सीआरपीसी के अकॉर्डिंगली। और 26 था कि डबल जेपार्डी का, कि जहां पर 2x में ऑफेंसेस फॉल कर रहे, आइदर वन और आइदर
आइदर और वन में, तो वहां पर जो है वो पनिशमेंट ट्वाइसली पनिश नहीं किया जाएगा। 27 जो था वो सर्विस ऑफ पोस्ट से था। अच्छा, उसकी 29 है वो प्रीवियस इनेक्टमेंट से रिलेटेड था। सेक्शन 30 है कि जो नेगेटिव लिस्ट को छोड़ के 3 और 25 को छोड़ के जितने भी जहाँ पर भी सेंट्रल एक्ट का वर्ड यूज होगा वो ऑर्डिनेंस से रिलेटेड होगा। सही, आपको इसकी बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इसकी जो मैं नोट्स वगैरह वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगी। अच्छा, आपके पास एक्ट तो है ही, आपने उसको अंडरस्टैंड करके पढ़ना है और फिर इंशाल्लाह ताला ये बड़ा इजीली हो जाएगा। इसमें इतना कोई रॉकेट साइंस की कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब हम लोग ना एक ब्रीफली देखेंगे कि हमने पूरे जनरल क्लॉजेस एक्ट में क्या कुछ पढ़ा है। सही, इंट्रोडक्शन है सबसे पहले। दिस एक्ट इज नॉट कन्फाइंड एज अ पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ लॉ बट अप्लाई to all branches. The General Clauses Act makes provisions as the construction of general acts and other law. इसके इंट्रोडक्शन में क्या है? This act is not confined as a particular branch of law, but apply to all branches. The General Clauses Act makes provisions as the construction of general acts and other law. Object of the act है to shorten the language of central acts. First of all, to shorten the language of central acts, to provide as far as possible for uniformity of expression in central acts by giving definitions of a series of terms in common use, to provide as far as possible for a uniformity of expression in central acts by giving definitions of a series of terms in common use. The state explicitly certain convenient rules for construction and interpretation of central acts. To guard against the slips and oversight by importing into every act certain common form clauses which otherwise ought to be inserted expressly in every central act. The guard against slips and oversight by importing into every act certain common clauses which otherwise ought to be inserted expressly in every central act. The General Clause Act, or for the matter, the Interpretation Act of any other country, modifies all the rules of statutory interpretation. The General Clauses Act matter, the Interpretation Act of any other country modified all the rules of statutory interpretation. The so-called rules of interpretation are really in the nature of guidelines, are not to be treated as mathematical formulas. The rules of interpretation are really in the nature of guidelines, are not to be treated as mathematical formula. Uh, in fact, even the definitions contained in the central clauses act apply only where the context does not otherwise require. Next, state act. Every state has its own general clauses act which applies in the state acts. ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में जनरल क्लॉजेज एक्ट है, हर स्टेट में जनरल क्लॉजेज एक्ट है जो कि वो अप्लाई करते हैं अपने स्टेट एक्ट। The lead in the matter was taken by the former presidency. There can be no better testimony of its utility than the fact that the courts have no consideration of equality, justice, and good conscience through fit to extend these principles not only to subordinate legislation but also the private domain. The Act has also served as a model for all states. General Clauses Act that has been expressly applied to the interpretation of the
Constitution by the article of Constitution. Coming into operation of enactment, section 5 to section 13 of the Act contains general rule of construction. जैसा मैंने अभी बताया था कि जनरल रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन किससे रिलेटेड है, सेक्शन 5 से थ्रू 13 तक. अदर देन डेफिनेशन, जो सेक्शन 3 में तमाम डेफिनेशन थी, सेक्शन 4 में उन डेफिनेशन को बताया गया था कि इसके अंदर जो मीनिंग आ रहे हैं ओरिजिनल मीनिंग में लिया जाएगा, और उसके बाद सेक्शन 5 टू 13 जो था वो जनरल रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड स्टार्ट हो गया था. These sections fall under two broad groups. Firstly, there are sections dealing with the commencement of and repeal of the enactment. Section 6 जो था वो repeal of enactment से related था. Secondly, there are sections which provide the other general rules of construction. जैसे मैंने आपको बताया था section 16 के बाद जो था वो शुरू हो गए थे कि general rule of construction start हो गए थे. The first group is more important of the two in point of quality because it deals with the life of enactment. क्योंकि enactment की लाइफ से रिलेटेड है, तो इसलिए पहला जो हाफ है वो सेक्शन 16 तक वो बहुत इंपॉर्टेंट है. The second deals with the certain matters of detail such as time, distance, rate of duty, gender and number and the like. तो सेकंड जो है वो डील कर रहा है certain matters से, time, distance, rate of duty, gender and number of the like. The Act does not contain any detail The second deals with the certain matters details such as time, distance, rate of duty, gender, number, and the like. The last one is the Act does not contain any detailed provisions relating to the use in interpretation of marginal notes, headings, punctuations, and the like. Repeal. Section 6 of the Act deals with repeal. Its main objective to reverse the common law rule that repeal obliterates the statute of all purposes for the future. This section is one of the main section of this code. इसके ऊपर मैंने बहुत टाइम लगाया था रिपील का आपको सेक्शन समझाने के लिए. शायद आपको याद होगा सेक्शन 6 जो मैंने आपको समझाया था, काफी डिटेल में बड़े अच्छे तरीके से समझाया था. मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ये सेक्शन मेन सेक्शन है इस कोड का. सही. Body of provisions है, whenever enactment has to incorporate a body of persons, it has expressly provided in a separate section for any matters dealing with the effect of incorporation. Powers and functions है, provisions to powers functions are contained in section 14C to 19. Powers and functionaries are जो कहाँ पर है, section 14C से 19 तक. Containing of order etc. issue under enactment, repealed and re-enacted. फिर इसके बाद रिकवरी ऑफ फाइन्स है 20. रिकवरी ऑफ फाइन्स किसमें है 20? कौन सा सेक्शन है? 26. नहीं 25. 26 में वो वाला डबल सजा वाला वही बता रहा हूँ मैं. रिकवरी ऑफ फाइन जो है वो 25 में है, और उसके बाद जो 26 डबल डिपार्ट. Punishable under 2 or more enactment 26 में है. मीनिंग ऑफ सर्विस बाय फोर्स 27 में है. साइटेशन ऑफ इनेक्टमेंट जो है वो 28 में है. सेविंग फॉर प्रीवियस इनेक्टमेंट 29 में है. एप्लीकेशन ऑफ एक्ट और टू ऑर्डिनेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंसेस टू लोकल गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंस सेक्शन 30 में शामिल. जी एक ना मैंने आपको अब एक जनरल सा एक व्यू दिया है पूरे एक्ट का कि इस पूरे एक्ट में क्या कुछ शामिल है. समझ आइए. यस मिस. चलें. अच्छा पहले तो ये बताएं कि मैंने कौन कौन से आपको बताए हैं सेक्शन आज. 27, 29, 30. क्या कुछ था उनमें?
बाकी भी बताओ यार अब। जी कोई बच्चा बताएगा कि मैंने आज क्या कुछ पढ़ा है? गुलरेज, मुस्तबा, अस्सलाम वालेकुम, मेरी बात आ रही है? जी आ रही है। मैम जी, इसमें आपने पहले बताया कि कमिंग इनटू ऑपरेशन के एनेक्टमेंट है, उसमें आपने सेक्शन 15 टू 13 बताए हैं, फिर रिपील का बताया था, और फिर इसके बाद आपने बताया अदर प्रोविजंस है, बॉडी ऑफ द पर्सन्स एंड पावर एंड द फंक्शनरीज। वो जो सेक्शन 14 टू 19, सेक्शन 14 टू 19 वो फंक्शनरीज वाला, और इसके बाद जो है ना आपने वो कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्डर्स, रिकवरी ऑफ फाइन जो सेक्शन 25 है उसका बताया, प्रोविजन एज ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर टू वो जो था डब्ल्यू पैडी वाला, वो बताया था मैम जी। फिर मीनिंग ऑफ सर्विसेज बाय पोस्ट, साइटेशन ऑफ एनेक्टमेंट, और फिर आपने बताया था मैम जी सेविंग प्रीवियस इनेक्टमेंट रूल्स बाय लॉज वगैरह, एप्लीकेशंस वगैरह, और कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस जो लोकल गवर्नमेंट और प्रोविंसेस वगैरह करती है। तो जी मैम जी यही। जी हमजा इशफाक आज के तीनों सेक्शंस को डिफाइन करो क्या? हमजा इशफाक आज के तीनों सेक्शंस बताएं बेटा, 27, 29 एंड 30। मैम मैं जरा गांव वाली साइड में हूँ, यहाँ पे सिग्नल का मसला हो रहा है, आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है, मुझे नहीं समझ आ रही कि ये आपको मैम आएगी का मेरी सबके आवाज साथ कि ही नहीं। इशू है कि डिस्टॉर्शन हो रही है थोड़ी सी मैम, आपकी तो वीडियो और ऑडियो में। लिहाजा स्लाइड्स मैम सेंड कर दीजिएगा, यहाँ पे आवाज का बहुत मसला है, तो समझ इंशाल्लाह आ जाएगी मैम, मैं इसको रीड कर लूंगा ना जब। ये इतना मैम हल्की सी आवाज आई है, इसमें ऑर्डिनेंस का जिक्र हुआ है, और ऑर्डिनेंस जाहिर सी बात है कोई डायरेक्टर जनरल या यानी कि जैसे मार्शल लॉ था तो परवेज मुशर्रफ, या उससे पहले जिया, उससे पहले अयूब जो थे मैम, ये 90 डेज के लिए कोई ना कोई ऑर्डर पास कर सकते थे जिसको हम ऑर्डिनेंस कहते थे, और वो 90 डेज के बाद खुद ब खुद ही खत्म हो जाया करता था। तो इस तरह की चीजें मैम कुछ कुछ समझ में आई हैं, तो बाकी जो है वो नहीं समझ आ सकी। तो चले दराब आप बताएं। मैम सारा। जी सेक्शन 20, 27, जी 29 और 30, 15 सेक्शन बताएंगे। ठीक है मैम। मैम सेक्शन 27 बात करता है मीनिंग ऑफ सर्विस बाय पोस्ट की। वैसे अगर हम इसका लफ्ज़ी मानी देखें तो सर्विस बाय पोस्ट का मतलब है कि आपने नोटिस, लीगल नोटिस दे दिया है, या आपने नोटिस फॉर हेयरिंग या कोई भी इस तरह की चीज़ जो कि कम्युनिकेट होनी होती है, आपने उसको सर्व यानी कि कम्युनिकेट कर दिया है बाय पोस्ट। तो बजाय इसके कि कन्फ्यूजन पड़े कि टाइम की जब बात होती है कि जी पोस्ट जो है वो उसका टाइम कब से कब तक कमेंस होगा, तो यहाँ पे उसने जनरल क्लॉज एक्ट ने क्लियरली बता दिया है कि जहाँ भी सर्व और गिव और सेंड की बात होगी, तो जब उसने पोस्ट कर दिया रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू, तो इसका मतलब है कि सर्व कर दिया उसने। मिसाल के तौर पे मैंने अगर कहीं भी लेटर, जिस तरह मैम ने एग्जांपल दी थी कि मैम ने सरगोदा से कराची भेजना है या सरगोदा से लाहौर भेजना है, तो जिस टाइम उन्होंने वो एक रजिस्टर्ड पोस्ट, जिस तरह पाकिस्तान पोस्ट है या कोई और रजिस्टर्ड पोस्ट है, उसके थ्रू एक डॉक्यूमेंट मैम ने कर दिया है, अपनी तरफ से पोस्ट कर दिया है, तो तब से मैम की ड्यूटी ख़त्म हो गई है। उसके बाद से मैम की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि अगर वो मेल में गुम जाती है या बंदे को जो है वो नहीं मिलती या कोई और मसला हो जाता है, मैम ने अपनी ड्यूटी जो है वो पूरी कर दी हुई है। फिर उसके बाद हम साइटेशन ऑफ एनेक्टमेंट्स की बात करते हैं। साइटेशन ऑफ एनेक्टमेंट्स की बात बेसिकली वो इसलिए करता है कि
जब आप कोई भी एनेक्टमेंट को साइट करते हैं यानी कि उसका रेफरेंस देते हैं, मिसाल के तौर पे आप उसको बेशक रिसर्च में इस्तेमाल करें या किसी और लॉ को उसके साथ लिंक करें, तो आपने देखना होता है कि बेसिकली उसका स्टेटस क्या है। तो यहाँ पे वो कहता है वेयर एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन एंड इन एनी रूल बाय लॉ इंस्ट्रूमेंट और डॉक्यूमेंट मेड अंडर और विद रेफरेंस टू एनी सच एक्ट और रेगुलेशन एनी एनेक्टमेंट मे बी साइटेड बाय रेफरेंस टू द टाइटल और शॉर्ट टाइटल कन्फर्ड देयर ऑन। यानी कि उसने कहा है कि अगर आपने कोई भी साइटेशन देनी है तो आप उसके या तो शॉर्ट टाइटल से दे सकते हैं या तो उसका कोई जो रेफरेंस नंबर होता है या ईयर होता है वो दे सकते हैं, जिस तरह हम केसेस को साइट करते हैं जो उनकी पब्लिश टाइटल होता है उससे कर सकते हैं। फिर उसके बाद 29 के अंदर वो बात करता है सेविंग फॉर प्रीवियस एनेक्टमेंट रूल्स एंड बायलॉज। तो उसके अंदर हमने जिस तरह बात की थी अभी के ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है, तो इसी तरह द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट रिस्पेक्टिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्ट्स रेगुलेशंस रूल्स और बायलॉज मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट shall not affect the construction of any act regulation before the commencement of this act। जिस तरह मैंने पहले भी बात की थी कि कंस्ट्रक्शन की जब हम वैसे बात करते हैं तो उसका मतलब ये भी होता है कि उसकी रीडिंग, उसकी इंटरप्रिटेशन और उसकी एप्लीकेशन, जो कि बात जनरल क्रॉस एक्ट पहले भी करता है अपने पहले पार्ट के अंदर। तो वो बेसिकली ये भी एक जनरल रूल ले डाउन कर देता है कि जो भी कंस्ट्रक्शन और जो भी कंस्ट्रक्शन के जो रूल्स हैं उनकी एप्लीकेशन जो है वो प्रीवियस जो है एनेक्टमेंट्स को उनको अफेक्ट नहीं करेगी। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर एक एक्ट किसी एक ख़ास तरीके से या एक स्पेसिफिक तरीके से अप्लाई या समझा या पढ़ा जा रहा है, अगर आप उसको एकदम से चेंज कर देंगे तो वो कन्फ्यूजन और इनकन्सिस्टेंसी पैदा कर देगा। और फिर उसके बाद आखिर में हमने बात की थी एप्लीकेशन ऑफ एक्ट टू ऑर्डिनेंसेस। तो उसके अंदर उसने जो है वो क्लॉजेज 9, 13, 25 उन्होंने लिस्ट दी हुई है जिसको मैम ने कहा था कि हम नेगेटिव लिस्ट भी बोलते हैं। और बाकी जो है वो उसने कहा था कि ये एक्ट जो है वो इन इन चीज़ों के ऊपर अप्लाई करता है। मैम ये था आजकल। वेरी गुड। अच्छा, अब मुझसे मुझसे जनाब कुछ चीजें जो है वो कंफर्म करना चाह रहा था। जी जनाब, आप क्या पूछ रहे थे? मैम एक तो मैं ये पूछ रहा था कि आप जो मारिया और नायाब का ग्रुप है प्रेजेंटेशन वाला, उनका टॉपिक आपने लिखना था लेकिन वो आपने बताया नहीं था। और दूसरा ये था कि मैंने पूछना था कि आप काइंडली बता दें कि किस ग्रुप की कब प्रेजेंटेशन होगी। अच्छा, प्रेजेंटेशंस आपने ना मंडे से स्टार्ट कर देंगे। ठीक मैम। मैम तो मंडे को किस ग्रुप की है? जी, मंडे को किस ग्रुप की है मैम? पहले ग्रुप से जैसे जैसे ग्रुप के नंबर है वैसे वैसे उनकी असाइनमेंट है। ये मेरे ठीक है पास मैम। सारी मौजूद है। मैंने आपको जो ग्रुप नंबर 5 है ना, यूज जी ऑफ मैम। पंक्चुएशन इन लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग है। मारिया और नायाब की यूज ऑफ पंक्चुएशन इन लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग। ठीक। मैम वो तो हमारा है, ये मैम वो ग्रुप ग्रुप 4 का है, ड्राफ्टिंग ये हमारा है। इसका जो जो सबसे पहला ग्रुप है ना, उसका है फॉर्मेट ऑफ लेजिस्लेटिव इंस्ट्रूमेंट इज बराबर है। जी सेकंड मैम। पे था, दूसरा ग्रुप है उसमें है ड्राफ्टिंग स्टाइल एंड यूज ऑफ एप्रोप्रिएट लैंग्वेज इन लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग। ये ग्रुप 2 का है। ग्रुप 3 का था लैंग्वेज एप्रोप्रिएट यूज ऑफ वर्ड्स एंड चॉइसेस इन लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग। ये ग्रुप 3 का है। ग्रुप 4 का है यूज ऑफ कैपिटलाइजेशन इन लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग। और ग्रुप 5 का यूज ऑफ पंक्चुएशन इन लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग। ठीक मैम। और मैम ये है कि थोड़ा सा बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि रोज़े के टाइम, रोज़े की हालत में अगर प्रेजेंटेशन थोड़ी ज़रा छोटी हो जाए, आपने पिछली दफ़ा आधा घंटा कहा था, तो अगर उससे ज़रा टाइम शॉर्ट हो जाए तो फिर मैम वो आसान हो जाएगा। बेटा, मेरा भी रोजा होता है, मैं रोजे के साथ आपके साथ बात कर रही होती हूँ। और आपको पता है हमारी तो 2-2, 3-3 क्लासेस एक दिन में होती है। अगर हम लोग इतना बोल सकते हैं आपको फिर मंजूर। मैम जी ये जो ग्रुप 4 है, इसका यूज ऑफ द पंक्चुएशन इन लेजिस्लेटिव बॉडी लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग है। ग्रुप 4 का यूज ऑफ कैपिटलाइजेशन इन लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग। टॉपिक ऊपर है, ग्रुप नीचे है। यानी पंक्चुएशन का यूज बताना है इसमें ना। यार कैपिटलाइजेशन है, कैपिटल लेटर्स का कब इस्तेमाल करना है। नहीं, हमारा लिखा हुआ है यूज ऑफ पंक्चुएशन इन लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग। पंक्चुएशन आपका है
Rules of capitalization in legislative drafting. Rules of capitalization legislative drafting अपना लिख लेना इसको। मैम जी हमारा इधर तो इधर आ रहा है ना ये ग्रुप में, ये यूज ऑफ पंक्चुएशन लिखा हुआ है वैसे स्कोर का। मैम आप काइंडली अपडेटेड लिस्ट जो है ना वो सेंड कर दीजिए, नहीं तो इसमें कंफ्यूजन होती रहेगी। जनाब एक दो फोन पे ना वो कोई एक्सेल शीट पे या किसी पे शीट पे बनाओ कि नहीं कि आज बनाओ, और वो जो सारा कुछ है वो ग्रुप पे सेंड कर दो आज। ठीक है मैम। ठीक है, इनको सबको बता दो कैसे कैसे मैंने बताया कि ग्रुप का जो नंबर है वो नीचे लिखा हुआ है, टॉपिक ऊपर लिखा हुआ है। जो जो ग्रुप है वो अपने ऊपर टॉपिक देखेगा, अपने ग्रुप के नाम के नीचे नहीं देखेगा। और कोई क्वेश्चन? मैम जी ठीक हो गया है, यानी ऊपर वाला जो है वो यूज करना। ठीक मैम जी। अच्छा, आप लोगों ने प्रॉपर स्लाइड्स बनानी है। ठीक है, प्रॉपर स्लाइड होगी आपकी, उसको अपने स्क्रीन को प्रेजेंट करना है और फिर आपने ये शुरू कर देना अपना। जो ग्रुप नंबर 1 है वो मंडे से स्टार्ट होगा, सही। और एक जहाँ पर आपके ग्रुप नंबर है वो देखो कि नोट डेटा प्रेजेंटेशन और असाइनमेंट का मकसद ये होता है कि आपको नोट से मैम मुश्तबा का माइक बंद करवा दें, मुश्तबा का माइक बंद करवा दें, समझ नहीं आ रही है आपकी। जी हो गया मुस्तफा का माइक पर। बोले मैम, अब आप बोलें। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो है ना ये आप में से एक बच्चे ने कहा था, मुझे एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था कि मैडम नोट्स प्रोवाइड कर दें प्रेजेंटेशन के लिए। बेटा ये मेरा काम नहीं कि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी प्रेजेंटेशन के लिए, ये आप लोगों का काम है कि आप अपने लिए कहाँ से नोट्स तैयार करते हैं। मेरा काम है कि जब आप वो प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे तो मैं उसकी करेक्शन कैसे करवाती हूँ। ठीक है मैम बिल्कुल जी, ठीक है। सही कह रही हैं आप। सुन लिया सही बिलाल? कह रही जी मैम, मैं समझ गया। ठीक है मैम जी। हाँ जी आ गए। अच्छा मैम, प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स ही दिखानी है ना, बंदा जिस तरह मर्जी है वो तो नहीं ना, उसका तो नहीं ना कोई इशू? किसका? मैम वो जो मैम होता था। मतलब हमने कोई हाँ जरा। वीडियो कॉल या कैमरा तो नहीं ऑन करना ना, अपना वॉइस काफी है ना। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपने वीडियो कॉल कैमरा ऑन करके आना है, ऐसे नहीं करना, क्योंकि ये जो है रिकॉर्ड आपका यूनिवर्सिटी के पास जाएगा। तो बेटा हम लोग भी तो जस्टिफाइड होने चाहिए ना कि हम लोगों ने क्यों आपको मार्क्स दिए, कैसे दिए। आप इतने ज्यादा नंबर है कि एक असाइनमेंट प्रेजेंटेशन के आपको 10 to 15 मार्क्स दिए जा रहे हैं, तो इट मींस कि इसको हमने जस्टिफाई भी तो करना है ना। तो मैम वो हमारी वॉइसेस और हमारी स्क्रीन प्रेजेंटेशन जो है, यानी कि स्लाइड्स वगैरह, वो काफी नहीं होंगी कि शक्ल भी दिखानी लाजमी? नहीं बेटा, जैसे मैं आपको लेक्चर दे रही थी ना, एक साइड पे मेरी पिक्चर आ रही होती है, एक जी साइड जी। पे आपकी स्लाइड कर रही होती है, तो सेम ऐसे ही होगा। ओके मैम। मैम और 10-10 मिनट हर बच्चा देगा? 15 मिनट। मैम जी हमारी स्लाइड कैसे शो होंगी? ठीक है, तो आप बता देगा। यार उधर ये जो 3 डॉट बने आते हैं ना, मेन्यू जो है वहाँ पे प्रेजेंट स्क्रीन की ऑप्शन होती है। तो वहाँ पे आप अपनी, जिस तरह मैं अपनी स्क्रीन यहाँ पे प्रेजेंट करता हूँ, उस तरह हर बंदे ने अपनी, हर ग्रुप ने अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करनी है। ये 3 डॉट में कौन सी ऑप्शन आती है? प्रेजेंट स्क्रीन। स्क्रीन, चेंज लेआउट स्क्रीन, टर्न ऑपरेशन, सेटिंग वगैरह।
यार मैं बाद में बता दूंगा आपको, टेंशन ना लो, अफ्तारी करो यार। भाई मैम मुझे वो पूछना था आपसे। जी मैम वो नायाब की वेरिफिकेशन नहीं हो रही, तो वो कैसे प्रेजेंटेशन देगी? बेटा उसकी मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी वालों ने ही वेरिफिकेशन जो है वो करनी है, तो वो यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करेगी तो उसके बाद होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक मैम। आप अकेली हो? जी मैम। आप किसी ग्रुप के साथ मिल जाओ ना, आप लोग 3 हो जाओ। मैं आपको भी छोड़ दो, क्योंकि यूनिवर्सिटी जब तक कंफर्म नहीं करेगी उस वक्त तक हम उसको जगह नहीं दे सकते। ठीक है मैम, मैं किसी ग्रुप के साथ ही हो जाती हूँ। सही है, आप देख लेना एक दफा, और ये कि जो भी ग्रुप आपको जरा सही लगता है, जिसके साथ आप कंफर्टेबल रहती हो, आप खुद उसको ज्वाइन कर लो। सही, क्लास कर लो, ठीक जो है। आपको बनानी है, आप उनसे बात करो। मैम नहीं, अंश के साथ मारिया और अंश और एक और है जो इनके भी साथ है। जी मैम अंश के मारिया आंसर को साथ रेस में, मारिया आंसर को रेस को कर दो। मारिया पे छोड़ देना, मारिया कौन से ग्रुप को ज्वाइन करेगी, आप लोग ना मारिया करो। आप बता दो आपने किस ग्रुप को ज्वाइन यार किया। बटी जरा भाई, अब मेरा और बिलाल का ग्रुप बना देना। यार चट्टे और बिलाल का बना हुआ है। अच्छा, चट्टे बिलाल का बना है। अच्छा, जिस जिसका ग्रुप है वो मेरे पास ये ग्रुप आए हैं कि सबसे पहला ग्रुप है वो हमजा हमजा और दराब अमीन का है, और जो ग्रुप 2 है वो बिलाल और हमजा चट्टा का है। ग्रुप 3 है अंश और गुलरेज का। ग्रुप 4 है मुस्तबा एंड मुनीस। ग्रुप 5 जो है वो नायाब एंड मारिया। अब ग्रुप 5 ग्रुप जो है वो खत्म हो रहा है, और वो ग्रुप 4 ग्रुप में भी ग्रुप मारिया जाना चाहे उस पर जा सकती है। ये ग्रुप 3 में ऐड कर दे मारिया को। मारिया, आप कौन से ग्रुप को ज्वाइन करना चाह रही हो? मैम जिसमें मर्जी कर दें आप। बेटे आप बेहतर फैसला कर सकती हो कि जहाँ पर आप कंफर्टेबल हो। जैसे ये होता है ना आप कि बताओ ना, अपना कंसेंट दे दो एक दफा। मैम मुझे अभी टॉपिक बाकी सबके नहीं पता है, एक दफा टॉपिक देख लूं मैम, फिर मैं। टॉपिक आप जनाब आप उसको मारिया को सेंड कर दें टॉपिक। ठीक है मैम। मारिया मैं ये ग्रुप चैट के अंदर जो है वो पोस्ट कर रहा हूँ, क्लासरूम की जो मैसेजेस वाली चैट है। और कोई इश्यू तो नहीं है आप लोगों को इसके अलावा? अच्छा, मैं सोच रही थी कि फ्राइडे को आपको एक क्विज भी दे दूं, छोटा सा 10 नंबर का। नहीं मैम क्या देने की, क्या क्या क्या? मैम मैम कैसी बातें कर रही हैं? फ्राइडे को प्रेजेंटेशन तो नहीं दें अभी। नहीं मैम, अल्लाह खैर करे, इससे प्रेजेंटेशन का वक्त लेके आए, फिर उसके यार बाद क्यों, देखते मिस हैं। का कोई कसूर नहीं है, यूनिवर्सिटी वालों ने हो उनकी डिमांड है, वो लेना तो है मिस लो का। गुलरेज आप दे देना ना। मारिया ये हाँ मैसेजेस देख लो, मैंने आपको टॉपिक सेंड किए हैं, आप देख लो आप जिससे कंफर्टेबल हो। मैम, आखिरी अशरे पे कर लें, वो वैसे भी अस्तगफार का होता है अशरा, मगफरत दुआ का, मगफरत का। मगफरत का। हाँ मैम, वो आखिरी अशरे में कर लें टेस्ट क्विज। बेटा बहुत आसान होगा, कोई इशू वाली बात नहीं है, आप उसे 5 से 10 मिनट में कर देंगे। मैम एमसीक्यूज बना के देंगी? एमसीक्यू और 2 डेफिनेशन बस। वो हमें उसी तरह ही आएगा जिस तरह मिड टर्म आया? जी बिल्कुल वैसे ही। चले आखिरी अशरे में कर लें। बेटा आप ये अशरे में क्यों लेके जा रहे हो? मैं सबको फ्राइडे को पोस्ट कर दूं तो आपको मैम ये साथ। क्लासेस कब से खुलनी है? जी क्लासेस कब से स्टार्ट होनी है? कौन सी क्लासेस हो तो रही है क्लासेस? नहीं ये वो छुपन मतलब छुपाई हो रही है। यूनिवर्सिटी की प्रॉपर क्लासेस जो हैं। बेटा पहले तो 1 जून से हो जानी थी, लेकिन अब जो लॉकडाउन है वो 6 जून तक एक्सटेंड कर दिया गया है, और अभी सुनने में आ रहा है कि जो
नोटिफिकेशन है कि वो जुलाई का भी जो मंथ है वो बंद रखा जाएगा यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स को, क्योंकि वो WHO की रिपोर्ट के मुताबिक जो अगर इस तरह से केसेस पाकिस्तान में बढ़ते रहे तो 2 लाख केसेस तक हो जाएंगे जुलाई मैम तक। तो इंग्लैंड में उन्होंने तालीमी इदारे 2021 तक बंद कर दिए हैं, 2021 दिसंबर तक। जी अमेरिका में भी जो है वो 1 साल की छुट्टियां, पूरे 1 साल की छुट्टियां दी गई हैं, यानी कि अब जो जितने भी इदारे हैं वो 2021 में ही ओपन होंगे। जी और ये बल्कि ये यहाँ तक मैंने तो उसका पार्ट सुना था, ऐसा अल्लाह करे कभी भी ना हो कि जो है ये 5 साल तक वैक्सीनेशन बनेगी और 5 साल के बाद ही हम लोग शायद नॉर्मल जिंदगी जा सकें। कहने वाले तो यहाँ अल्लाह तक कहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता अल्लाह ताला इतनी बड़ी मुश्किल में ही अपने बंदों को डाल सकता। अल्लाह खैर करे, लेकिन मैम वैक्सीनेशन बनते हुए इतना टाइम ही लगता है, इसके प्रोसेस होते हैं, बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। मैम फिर तो हमारी ये मेहनतें बेकार हैं। नहीं बेटा, फिर कोई और सोल्यूशन तो निकलेगा ना, जाहिर सी बात है, सब कुछ तो नहीं बंद कर। डिग्री मैम फिर डिग्री पार्सल होगी, यही इशू है। अल्लाह पाक हमारे पंजाब गवर्नमेंट को भी मैम सिंध गवर्नमेंट जैसा सीएम दे जिसने बच्चों को 5-5 ग्रेस मार्क्स दे के पास किया पिछले नंबरों के मुताबिक। पेपर भी नहीं दिए और बच्चे पास भी हो गए 5% ग्रेस मार्क्स लेके। मैम फिर होपफुली हमारे फाइनल्स भी ऐसे ऑनलाइन ही होंगे। जी सुनने में तो यही आ रहा है, अब दुआ करो कि गुलरेज आप क्विज दे दो पहले। हाँ गुलरेज अभी क्विज दे दो आप 5 फ्राइडे को। यार मिस की भी बात समझो कि क्विज मिस ने मार्क्स देने हैं, ठीक है। मैम आप कल ही रख लें क्विज, मैम इसने मुझे गुस्सा दिला दिया, जुनूनी कर दिया, कल रखें क्विज आप। नहीं, कल से नहीं, मैं इंशाल्लाह कमिंग फ्राइडे को रखूंगी। आपके पास पूरा वीक है और आपके पास पूरे वीक के अंदर इतना थोड़ा सा मटेरियल है, जनरल क्लॉजेस रख के 30 सेक्शन बादाम आज है ही बड़े ने यार, मुझको नहीं दे। 30 सेक्शन में भी बहुत कम करके तो 30 सेक्शन होता है। मैम जी क्विज एरिया कौन सा होगा? और अभी क्विज गुड्डी की टॉप। डेट तो आने दो, दे क्विज दिया किदों होएगा, पिंड वसिया नहीं मंगन आ गए। हम अपना मर्ज कर दी मैम जनरल वही है ये सारे। आपका फुल प्रेजेंटेशन जो है वो लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग की होंगी, तो ये दोनों की साथ आपको कब मंडे को मैम मारिया जनाब मेरे ख्याल से कुछ बोलना चाह रही थी। जी बेटा बोले। मैम मुझे अंश के ग्रुप में रखते हैं। ठीक है, आप अंश के ग्रुप में होते हैं शामिल। अंश साहब नंबर एक्सचेंज कर लें अंश के साथ। जी मिस मैम। है मेरे पास, कोई टेंशन नहीं। चलो ठीक है, यासी में मुझे काम करोगे। बेटा मुझे कोई सी नहीं होता, आप लोग जैसे कंफर्टेबली काम करें, मुझे कुछ काम चाहिए, मुझे आउटपुट चाहिए कि आप लोग क्या काम करते हैं मुझे दे रहे, ठीक है ना? जी मैम। चलो अब इंशाल्लाह फिर मंडे को मिलते हैं। आप जराब और हमजा प्लीज रेडी रहिएगा, सीरियस रहिएगा, ठीक है? ठीक है मैम। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।